लकी को लेकर शिरीन मैच देखने के लिए आ तो गई थी। असल में उसे भी उसकी ही एक दोस्त नैना ने बुलाया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि नैना उसके साथ में केशव को भी लेकर आ रही थी और ये सब उन दोनों को मिलाने के लिए किया जा रहा था। केशव शिरीन से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिरीन उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। इतने में नीचे एक और फरारी आकर खड़ी हो गई। लकी ने देखा ये तो उसकी ही फरारी थी। सब लोगों ने उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। अरे हाँ, ये दिख तो वैसे ही रही है जैसी न्यूज में दिखाई गई थी, लेकिन यार ये तो सच में बहुत महंगी गाड़ी है। पर ये है जिसकी वो इस देश का है नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से एक होगा। इधर जो लोग चौराहे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे ना, वो भी इस चीज से काफी खुश नजर आ रहे थे और उस फरारी को देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वो उस फरारी के शीशे में अपनी शक्ल देख रहे थे। हर किसी ने अपना फोन बाहर निकाल लिया और उसके साथ फोटो लेने लगा, तो कोई उसके साथ में वीडियो बना रहा था। जैसे ही फरारी वहां पर आकर रुकी, तब से लोगों का ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर टिक गया था। फिर वो गाड़ी रुकी, उसका दरवाजा खुला, उसमें से दो सुंदर लड़कियां बाहर निकल गई। उन्होंने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। सच में वो काफी सुंदर नजर आ रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हिमांशी थी और उसके साथ में जो दूसरी लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि पूजा थी। जैसे ही लकी ने वहां पर हिमांशी को देखा तो वो खुशी के मारे पागल हो गया। उसे अचानक से वो दिन याद आ गए जब उसने दिल्ली छोड़ा था। उसे मालूम है कि उसकी बातों की वजह से उस लड़की का दिल कितना दुखा था, लेकिन उसके पास में इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। जैसे ही पूजा और हिमांशी गाड़ी से बाहर आए तो बाकी सब लोग फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतनी शानदार और महंगी गाड़ी को दो लड़कियां चला रही थी, यह हर किसी के लिए एक बड़ा अचंभा था। हिमांशी ने देखा कि उसने गाड़ी को सड़क के बिल्कुल बगल में लगा दिया, जिसकी वजह से आने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। इसलिए उसे लग रहा था कि उसे गाड़ी को जाकर एक कोने में लगा देना चाहिए। हिमांशी ने फरारी से कहा, फरारी जाओ अपने लिए एक अच्छी सी पार्किंग वाली जगह ढूंढ लो। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिमांशी ये क्या कर रही थी। फरारी में तो उन दोनों के अलावा और कोई था नहीं, फिर वो बात किससे कर रही थी। जब सब लोग कंफ्यूजन भरी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे तो अचानक से फरारी से बूम की आवाज आई और ये सुनकर फिर से सबने अपने कान बंद कर लिए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो उनकी आंखें ही बाहर निकलने को हुआ। फरारी ने अपने आप से चलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो ये देखा तो बस अपनी आंखें मलते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहे थे वो सच भी था या फिर सिर्फ उनका वहम। जब उन्होंने देखा कि फरारी आगे पीछे हुई और फिर थोड़ी ही सी बाएं की तरफ मुड़ते हुए चौराहे के कोने में जाकर खड़ी हो गई, तो देखने वालों के तो होश ही उड़ गए। यार ये तो आवाज से चलने वाली गाड़ी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो अभी मार्केट में आई ही नहीं, अभी तो सिर्फ इसका टेस्ट चल रहा है। ऐसे में ये इस गाड़ी में कैसे आ सकती है? जो भी हो, लेकिन गाड़ी है बहुत धमाकेदार, चल लेती है यार, मक्खन जैसा। क्या बात है, और क्या चाहिए यार? एक बड़े से आदमी ने कहा। उसे इस फरारी से मानो प्यार ही हो गया था। पूजा ने अपने हाथ हिमांशी के गले में डाला और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, हिमांशी ये तो बहुत अच्छा रहा ना कि आज तुम इस गाड़ी को लेकर सब लोगों के बीच में आई हो। देख रही हो ना कैसे तुम्हें स्टार मान रहे हैं। मैंने अच्छा काम किया ना जो इस गाड़ी को बाहर निकलवा दिया, वरना बेकार में पड़ी पड़ी धूल खा रही थी। इधर हिमांशी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे ये गाड़ी ना मेरी नहीं है, लकी की है। लकी इसे दिल्ली में छोड़कर गया था। जब इसने इसे वहां छोड़ा तो शशिकांत ने इसे मेरे घर पर भिजवा दिया। भले ही वो मुझे यही कह के गया कि जब मैं चाहूं जैसा चाहूं इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन असल में ये गाड़ी लकी की है और बहुत महंगी है। ऐसे में अगर इस पर गलती से कोई खरोंच भी आ गई ना तो मेरी जेब तो ढीली हो जाएगी भाई। अरे अगर तुमने इस पूरी गाड़ी को तोड़ भी दिया ना, देखना लकी तुमसे पैसे तब भी नहीं लेगा। मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ। कैसी पागल जैसी बात करी है। वो है, मैं हूं। आज हम भले ही हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और अगर तेरा कोई नुकसान कर देती है तो उसकी भरपाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, हिमांशी ने कहा। अरे छोड़ यार, मैं ही शायद बेकार के टॉपिक पर बहस करने जा रही हूँ। तुम तो ये बताओ कि अचानक से मुझे यहाँ पर लाने के पीछे का क्या इरादा है भाई? सच में खेल ही देखने के लिए आई हो ना, या फिर खेल के बहाने लकी को देखना चाहती हो? मैंने तुमसे गाड़ी में भी कहा ना, सिर्फ यहाँ खेल देखने के लिए आई हूँ। मेरा यहाँ आने और लकी का आपस में कोई संबंध ही नहीं है यार, हिमांशी ने कहा। अच्छा, लेकिन अब जब तुम उसकी गाड़ी को लेकर यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लकी से इसी बहाने मिल भी लिया जाए? हो सकता है तुम अपने लकी से मिलने के चांस को बढ़ाना चाहती हो, इसलिए तुम उस गाड़ी को लेकर आई हो। हालांकि हिमांशी ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जितना हो सके लकी को भूल जाए और उसे याद ना करे और ना ही उससे परेशान करे। शायद वो अपने दिल में इस बात को मान भी ली थी और लकी कभी एक दूसरे के साथ में नहीं हो सकते थे।
ऐसा वो समझ भी चुकी थी। इधर भीड़ ने फरारी के पास में फिर से जमा होना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपना लाइव शुरू कर दिया और वो लोग फरारी फैज को ये वीडियो दिखा रहे थे। कुछ लोगों ने उसके साथ में सेल्फी लेना शुरू कर दिया और वो लोग फरारी की हर डिटेल को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर रहा था। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो उसे हाथ लगाएंगे तो हो सकता था कि वो गंदी हो जाए। कुछ लोगों का दिमाग अलग से ही खुराफात करने में लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हिमांशी ने जो पासवर्ड गाड़ी को खोलने के लिए इस्तेमाल किया था, उसका इस्तेमाल वो खुद भी कर सकते थे और गाड़ी को चला सकते थे। ऐसे में उनमें से कुछ लोगों ने इस चीज को करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। फरारी दरवाजा खोलो, फरारी पीछे हो जाओ, फरारी चालू हो जाओ। बाकी लोगों ने देखा कि उन सबके इतने सब बोलने के बाद भी फरारी चालू नहीं हो रही थी। इधर केशव अब उस गाड़ी की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन बाकी सब लोग अभी भी उसी गाड़ी को देखे जा रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। सच में काफी सुंदर लग रही थी। वैसे शिरीन, मैंने सोचा ना कि आज मैं आपको अपने साथ बाहर ले आऊं। मेरी अभी एक दोस्त से बात हुई थी और उसका अस्तबल खाली पड़ा हुआ था। क्या हम वहां पर हॉर्स राइडिंग के लिए चल सकते हैं? मेरे दोस्त ने आज हम दोनों के लिए ना 2 टीचर भी रिजर्व में रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग साथ में चलें? केशव ने कहा। असल में ये सब विराज ने उसके लिए किया था। उसकी कोशिश यही थी कि वो जल्द से जल्द इस काम को खत्म कर दे, इसलिए वो उसे अस्तबल में लेकर वहां पर उसे शराब पिलाता और विराज के हवाले कर देता। नहीं है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं और लकी यहीं पर बैठकर मैच देखना पसंद करेंगे, शिरीन ने बहुत ही फीके सुर में कहा। उसे केशव से कोई लेना देना तो था नहीं और ना ही वो उसकी तरफ देखना भी चाहती थी। नैना ने तुरंत उसकी तरफ देखा और उसे चहताते हुए बोली, देखो शिरीन, ऐसा मत करो। ये जो तुम कर रही हो ये बहुत गलत कर रही हो। केशव यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। उसने जो राइड बुक की थी वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही की थी। अगर ऐसे में तुम उसके साथ ऐसा कुछ करोगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। शिरीन ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए उसे बस देखती रही। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और लकी की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है लकी, तो फिर हम लोग ना साथ में हॉर्स राइडिंग के लिए चलते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। इधर केशव को भी ये सुनकर खुशी हो गई और वो स्टेडियम से बाहर आने लगा। वो केशव की गाड़ी के बाहर आकर खड़े हो गए और केशव ने बाकी लोगों से कहा, चलो जिसको जहां जाना हो वो जा सकता है, मैं और शिरीन तो हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं। इधर शिरीन ने फिर से लकी के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और उसने केशव की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या मेरी और अपनी बात कर रहे थे? मैं तो अपनी और लकी की बात कर रही थी। मैं लकी के साथ वहां जाने वाली हूं। यह सुनकर तो केशव अंदर तक जल भुनकर खाक हो गया। फिर भी उसने अपने चेहरे के ऊपर मुस्कान बनाए रखी और उसने ये उसी मुस्कान के साथ कहा, देखो शिरीन, मेरे दोस्त ने मुझे यही कहा था कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट वो सिर्फ मुझे और तुम्हें देने वाला है। ऐसे में ये हमारे साथ नहीं आ सकता, सॉरी। हाँ शिरीन, तुम इसे यहीं पर छोड़ दो ना। तुम केशव के साथ निकल जाओ, हम लोग इसे अपने साथ में ले जाएंगे। इधर से नाना ने बीच में कूदते हुए कहा, हाँ शिरीन, तुम निकल जाओ केशव के साथ। वैसे भी ये फटीचर तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है। केशव भाई, और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इतने में केशव की भी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई और वो लकी के पास आया और उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू सुन रहा है ना सब लोग क्या कह रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू ये सोच सके कि शिरीन तेरे साथ आएगी? तू आया कहां से रे? लकी भी इधर केशव को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही शिरीन ने उसे धक्का दे दिया। शिरीन लकी के आगे आकर खड़ी हो गई और उसने केशव को उंगली दिखाते हुए कहा, ये सब क्या कर रहे हो? बोल दिया ना मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूं तो नहीं आने वाली हूं, बात खत्म हुआ ना। अब चलो तुम यहां से निकलो। लेकिन शिरीन, मैं तो... केशव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि इतने में शिरीन ने उसे बीच में ही रोकते हुए उसे जाने का इशारा कर दिया। केशव सच में शिरीन के इस तेवर से परेशान हो गया था। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को थाम पा रहा था। उसने जब शिरीन के गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखा तो उसे समझ आ गया कि वो उसके साथ में जाने वाली नहीं थी। इसलिए उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, ठीक है शिरीन, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज ऐसे गुस्सा मत करो। हाँ, हम सब तो वैसे भी दोस्ती है ना, एक आध शब्द किसी को इधर उधर कहने में जाता ही क्या है। शिरीन, तुम केशव पर इतना नाराज मत हो जाओ। केशव सच में बहुत अच्छा आदमी है। चलो आओ हम सब उस सफेद वाली फरारी को जरा पास से चलकर देखते हैं, नाना ने कहा। शिरीन के पल के लिए अभी भी केशव को गुस्से से ही देख रही थी। इतने में कुछ लोग उस सफेद फरारी के पास में आकर खड़े हो गए और सब लोग उसे अपनी आवाज से चालू करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे आवाज से चालू कर सकते हैं। ये तो बहुत सही बात है ना, इस गाड़ी का मालिक इसे सिर्फ अपनी आवाज से चालू कर सकता है। चलो हम भी कोशिश करके देखते हैं, नाना ने कहा और खुद भी आगे बोली। लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उनके सामने इस गाड़ी को चालू कर देता?
और सबको चौंका देता। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी की फरारी में से पूजा और हिमांशी बाहर निकल आए थे। वो यहाँ पर सिर्फ खेल खेलने के लिए आए थे, लेकिन पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे हिमांशी लकी से मिलने के लिए आई थी। वो लोग गाड़ी पार्क करके अंदर आ गए। इधर केशव काफी देर से शिरीन को मनाने की कोशिश में लगा था। वो उसे अपने साथ हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन वो उसके साथ में नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में नैना ने जब शिरीन को समझाने की कोशिश की तो भी वो नहीं मानी। केशव उससे ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहता था, ना ही उसे ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वो जिद छोड़ देगा, और फिर सब लोग उस सफेद फरारी के पास आ गए। हर किसी ने उसे अपनी आवाज से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। केशव शिरीन के पास आया और उसने कहा, मुझे लगता है ना शिरीन की इसे खोल कर देख सकती है। शिरीन, तुम इसे एक बार अपनी आवाज से खोलने की कोशिश करो ना। शिरीन को भी लग रहा था कि जब बाकी लोग उस फरारी के साथ में इतने मजे कर रहे थे, तब उसे भी उसके साथ खेलना चाहिए था। इसलिए वो उसके पास गई और बोली, फरारी चालू हो जाओ। जब वो चालू नहीं हुई तो उसने हाथ हिलाकर भी उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो तो चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। पर शिरीन को इस खेल में तो बड़ा मजा आ रहा था। मुझे लगता है ना कि ये फरारी बहरी हो गई है। देखिए ना, इतनी मीठी सी आवाज भी सुन नहीं पा रही है। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी फिर से एक बार कोशिश करती हूँ। फरारी चालू हो जा। फिर से नैना ने कोशिश करते हुए कहा, चालू हो जा फरारी। हाँ फरारी, तुझे तेरी माँ की कसम चालू हो जा, चालू हो जा। हर कोई चिल्लाया जा रहा था सिवाय लकी के। वो शांत से सब लोगों को इस तरह से फरारी के सामने चिल्लाते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। भाई तुम भी एक बार कोशिश करके देख ही लो, क्या पता चालू हो जाए। केशव ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और उसके मजे लिए, लेकिन लकी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो सिर्फ इधर उधर देख रहा था। लकी, एक बार कोशिश करके तो देखो, देखो ना कितना मजा आ रहा है, सब खेल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। शिरीन ने लकी के पास आते हुए कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग खेलो, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। लकी ने कहा और फिर नाम ही अपना सिर हिला दिया। अगर वो अपनी जुबान से बोल देता ना, वो गाड़ी चालू हो जाती और बाकी लोगों को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता। और उसे लग रहा था कि इस वक्त गाड़ी लेकर हिमांशी आई हुई थी, तो ऐसे में वो उसे चालू कैसे कर सकता था। और फिर उसका ध्यान हिमांशी की तरफ ज्यादा था। वो इस कश्मकश में उलझा था कि उसे हिमांशी से मिलना चाहिए या नहीं। अगर वो उससे मिलता भी तो किस मुंह से मिलता, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। इधर जब लकी बाकी लोगों को ऐसा करते देख रहे थे तो वहां से वो भागने की फिराक में था, मगर तभी नैना और बाकी लोग ने उसे देखा और कहा, अरे यार ये क्या बात हुई? हाँ देखो ना, ये सब लोग खेल रहे हैं और तुमको सिर्फ इतना ही कहने में दिक्कत हो रही है। भाई इतना कह दोगे तो थोड़ी ना कुछ चला जाएगा यार। हाँ यार, इस आदमी ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, अब मेरा मूड भी खेलने का मन नहीं कर रहा है, केशव ने कहा। वो अब की बार फिर से लकी से नाराज हो गया, लेकिन वो ऐसा दिखा नहीं सकता था। वो किसी भी हाल में शिरीन को ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहता था। वो लकी से नफरत करता था, ये शिरीन को मालूम नहीं हो सकता था। इसलिए केशव लकी के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, अबे गधे फटीचर, तेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा क्या? या बेकार में तुझे ना लोगों को नाराज करने में मजा आता है? सिर्फ एक लाइन बोलने में क्या तुझे मौत आएगी? क्या बेकार आदमी है यार तू। तुझे लगता है क्या है कि तेरे बोलने से फरारी चालू हो जाएगी? जब वो चालू होने ही वाली नहीं है तो फिर तुझे बोलने में मौत क्यों आ रही है? ये सुनते ही शिरीन को गुस्सा आ गया और वो इस बात के लिए केशव को बहुत बुरी तरीके से सुनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन लकी ने उसे शांत कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसे केशव की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केशव, अगर मेरी आवाज से सच में ये फरारी चालू हो गई तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? लकी ने बिल्कुल शांत से केशव की तरफ देखा और पूछा। ये सुनते ही केशव को तो जोर से हंसी आ गई और वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगा। बाकी सब लोग भी लकी की तरफ देखते हुए ऐसे ही हंस रहे थे। केशव ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को 2 पल के लिए रोका और फिर कहा, अरे भाई ऐसा क्यों मजाक कर रहे हो यार? हमारी हंसी नहीं रुक रही है यार। सुन रहे हो ना सब लोग, भाई की चप्पल भी हवाई है और बातें भी। इन्हें लग रहा है कि फरारी इनकी आवाज से शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी। मैंने ऐसा पीस ना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। क्या गजब आदमी है। लकी को भी उसकी बात सुनकर थोड़ी सी हंसी आ गई और फिर उसने केशव की तरफ देखते हुए कहा,
देखो, ये मेरे सवाल का ना जवाब नहीं है। मैंने पूछा कि अगर इस फरारी को मैंने अपनी आवाज से चालू कर दिया तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इधर केशव, जो कि हंस हंस कर थक चुका था, उसने एक जोरदार आवाज में कहा, देख सुन, अगर तूने अपनी आवाज भी से चालू कर दिया ना तो मैं जिंदगी भर ना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा। तुम जहां भी मिलोगे मैं वहां तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा, गर्दन भी झुकाऊंगा। इसके अलावा मैं यहाँ भी अपने घर तक ना उल्टा जाऊंगा। लेकिन अगर तुमसे ये गाड़ी चालू नहीं हुई ना बेटा, तो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें बस चौराहे के सामने ना खड़े होकर 100 बार उठक बैठक लगानी होगी। इसके अलावा अपने सिर के बल खड़े होकर राष्ट्रगान गाना होगा और अपने आप के बारे में सबके सामने ये कहना होगा कि तुम गधे हो, तुम गधे हो, और आखिर में हमेशा हमेशा के लिए शिरीन से दूर हो जाना होगा। बोलो, है मंजूर? केशव की आंखों में उसके गुस्से की कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। ठीक है, मंजूर है, लकी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। बाकी सब लोग उसे देख रहे थे और उन्होंने फिर से हंसना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था कि आज तो लकी केशव से मार खा कर ही रहेगा। लकी जैसा फटीचर आदमी अपनी आवाज से इस फरारी को कैसे चालू कर सकता था? यार, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। ये बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है भाई। लकी इस गाड़ी की मालकिन वो लड़की है और वो अभी अभी यहाँ पर आई है और फिर अंदर चली गई है। अगर तुम्हें इसे चालू करना है ना तो फिर तुम्हें उसी लड़की की आवाज में इसे कहना होगा, फरारी चालू हो जा। शिरीन का दिल तो लकी के लिए काफी चिंतित हो उठा था। वो लकी के पास गई और धीरे से उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोली, लकी मेरी बात सुनो, उससे शर्त लगाकर बेकार में उलझने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि हमें निकलना चाहिए यहाँ से। नहीं शिरीन, तुम मेरे साथ खड़ी रहो और बस देखो। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस देखती जाओ। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर फरारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने बड़े प्यार से उसे छुआ और फिर केशव की तरफ देखने लगा। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, केशव अभी जो कहा है ना उसे भूलना मत। फिर लकी ने फरारी की तरफ देखा और बोला, फरारी स्टार्ट। जैसे ही लकी ने इतना पर कहा कि इतने में फरारी की लाइट चालू हो गई। देखने वालों के दिल की धड़कनें तो थम गई और वो लोग बस फरारी को शक भरी नजरों से देखने लगे। क्या सच में लकी की आवाज से चालू हो जाने वाली थी वो फरारी? उनके दिल से ये शक धुल ही रहा था कि इतने में फरारी चालू हो चुकी थी और एक जोरदार बूम की आवाज आई। सब लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। जो लोग फरारी के पास में खड़े थे वो तो उसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए नीचे ही गिर गए। उस फरारी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर कुर्रा रहा हो और उसकी लाइट बहुत तेज चमक रही थी। बाकी सब लोगों के मुंह से लकी के लिए तारीफें निकलनी शुरू हो गई और सब लोग लकी को बहुत ही चमकती हुई नजरों से देख रहे थे। फरारी तो चालू हो गई भाई, बाप रे, ये तो सच में चालू हो गई। क्या बात है यार, क्या किस्मत है ना भाई की। लकी ने केशव को देखा और केशव नैना और बाकी खड़े लोगों की तरफ देखने लगा। उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये गाड़ी चालू हो गई थी। लकी भी हल्का सा कांप रहा था। बहुत दिनों बाद उसने अपनी गाड़ी चालू की थी। इधर केशव 2 कदम पीछे हट गया। लकी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, केशव मैंने गाड़ी चालू कर दी है, अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो, चलो। क्या? एक पल के लिए तो केशव झटका खा गया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और इधर उधर देखने लगा। अचानक से उसे हंसी आने लगी और उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, साले फटीचर, तुझे क्या लगता है ये गाड़ी तूने चालू की? अब जरा से टेक्निकल लूपहोल्स की वजह से ये गाड़ी चालू हो गई है बस। ऐसे में मैं अपनी शर्त क्यों पूरी करूं? जैसे ही केशव ने इतना कहा तो शिरीन उसके पास में आई और बोली, केशव तुम कितने बेशर्म आदमी हो, तुम तो आदमी हो ही नहीं। लकी चलो यहां से, मुझे इस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना है, चलो। शिरीन ने लकी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी, लेकिन लकी वहां से हिलने को राजी नहीं था। उसने शिरीन की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, अभी इतनी भी देर नहीं हुई है कि इस मसले को सुलझाया ना जा सके। केशव क्या तुम अपना किया हुआ वादा पूरा करने के लिए तैयार हो? लकी ने फिर से केशव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। केशव उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, नहीं, मैंने जो कहा मैं वो नहीं कर सकता। अब बता तू मेरा क्या कर लेगा? साले फटीचर, तू मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फिर आगे जो होगा ना उसके लिए मुझे कोई दोष मत देना, ठीक है? लकी ने कहा और फिर फरारी की तरफ घूमकर बोला, दरवाजे खोलो। अचानक से एक हिस जैसी आवाज हुई। दोनों तरफ के दरवाजे खुल गए। वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे जा रहे थे। बाकी सब लोग जो खड़े होकर उसे देख रहे थे वो तो चौंक गए।
उनका मुंह खुला का खुला रह गया और वो कभी दरवाजे को तो कभी लकी को देखने लगे। लकी ने उस गाड़ी को चालू कर दिया। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, बल्कि वो इसलिए हुआ क्योंकि लकी सच में उस गाड़ी का मालिक था। लकी ने शिरीन का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर वो गाड़ी के अंदर चला गया। दोनों अंदर बैठ चुके थे। लकी ने स्टीयरिंग पकड़ी और धीरे धीरे गाड़ी केशव के पास ले जाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक मिनट रुको, अरे अरे ये। केशव ने देखा कि लकी उस गाड़ी को लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। वो इतना डर गया कि उसकी शक्ल की 12 बज गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में से उसकी सारी जान निकाल दी। इधर नैना और बाकी लोगों को भी लकी से डर लगने लगा था और इसलिए उन्होंने गाड़ी से दूर भागना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो फरारी उन्हें ठोक देने वाली थी। इधर जैसे ही केशव ने देखा कि वो गाड़ी सच में उसे ठोकने वाली थी तो उसने अपने आंखें बंद कर ली। उसका ऊपर का शरीर तो कड़क हो गया था, लेकिन नीचे का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल ये फरारी उसे हवा में उड़ा देगी। बाकी सब लोग भी उसे देखकर जोर से चिल्ला रहे थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन 1 सेकंड के बाद केशव को एहसास हुआ कि गाड़ी ने उसे ठोका नहीं था। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और पाया कि फरारी अभी भी उससे 4 इंच की दूरी पर थी। लकी ने बस गाड़ी को 180 डिग्री घुमा दिया। उसे इस बात की आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था लकी केशव के साथ? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब केशव लकी की बात नहीं सुन रहा था तो लकी ने उसे अपनी तरफ से अपनी बात सुना दी। उसने उसके पैरों को रस्सी से बांधकर पूरी फरारी से चौराहे के 2 चक्कर लगवा दिए। इसके बाद उसने उसके ऊपर आग भी बरसा दी थी। ऐसे में नैना और बाकी लोग लकी से डरने लगे और उन्होंने उससे पहले ही माफी मांग ली। इधर थोड़ी देर बाद हिमांशी भी लकी से मिल ली थी, लेकिन वो बिना ज्यादा बात किए वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद जब केशव अस्पताल में आया तो विराज भी उससे मिलने के लिए पहुंच गया। केशव ने विराज को देखा तो बोला, विराज बना, मुझे माफ कर देना, मैं शिरीन के पास जाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन मैं जा नहीं पाया। अब तो उसे मुझसे बहुत ज्यादा नफरत हो गई और मुझे लगता नहीं है कि आगे आपका ये काम मैं कर पाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें नई नई फरारी खरीद के दी और तुम उसके करीब जाने के बजाय उल्टा उससे दूर चले गए। ऐसा क्या हुआ जो वो तुमसे इतनी नफरत करने लगी? विराज ने पूछा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात को शांति से सुनना चाह रहा था। विराज बना, एक लकी नाम का फटीचर आदमी था। उसकी कोई दोस्त थी जो बहुत अमीर थी और दिल्ली में रहती थी। वो लड़की जो अपने साथ कल फरारी लेकर आई ना, वो फरारी आपकी फरारी से ज्यादा शानदार थी। ऐसा मैंने देखा कि शिरीन की उस आदमी से ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने जब उस लड़के को थोड़ी बात सुनाने की कोशिश की ना, तो मैंने देखा कि इस बात पर शिरीन को गुस्सा आ गया। मुझे ये सब चोटें लगी हैं और वो लड़के की वजह से ही लगी ये सब चोटें। केशव ने विराज को समझाते हुए कहा। लकी, ये नाम सुनते ही विराज को तो बहुत बड़ा झटका लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अचानक से याद आया कि राधिका के बॉयफ्रेंड का नाम भी तो लकी ही था। उसने उस नाम को बार बार डायरी में पढ़ा था, लेकिन विराज को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये और वो एक ही आदमी थे। कुछ देर के बाद तो उधेड़ बुन में पड़ गया वो, पर फिर से उसे ऐसा लगा कि अभी इस बारे में कुछ भी सोचने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उसने फिर से केशव की तरफ देखा और पूछा, अच्छा तुम कह रहे हो कि उसकी दोस्त के पास में जो फरारी है वो मेरी फरारी से ज्यादा एडवांस है? कौन है वो उसकी दोस्त, उसका नाम क्या है? इतना तो पता नहीं बना, मैं तो बस उन लोगों की बात ही सुन रहा था, तो मुझे समझ आया कि वो दिल्ली से आई हुई कोई अमीर लड़की थी, केशव ने कहा। दिल्ली से? विराज ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया और वो ये चीज ढूंढने लगा कि आखिर दिल्ली में ऐसा कौन सा परिवार था जो उसके परिवार से भी ज्यादा अमीर था। ठीक इसी वक्त विराज का बॉडीगार्ड भी अंदर आया और उसने विराज से कहा, विराज बना, मैंने 2 लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाल ली है। वो फरारी वाली जो लड़की आई थी ना, उसका नाम हिमांशी था और वो दिल्ली में एक बड़े परिवार की लड़की है। उसके परिवार का नाम है महेश्वरी परिवार। इसके अलावा ये जो लकी है ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। ऐसा सुनने में आया है कि इस आदमी ने अपने कॉलेज में वहां पर भी खूब पैसा दान दिया था और यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी इसने 1 करोड़ का दान दिया था। लेकिन असल में ये फटीचर का फटीचर ही है। अब ऐसे में इसके पास पैसे इतने कहां से आए, इस बात का जवाब तो बना किसी के पास भी नहीं है। विराज ने जैसे ही ये सब सुना तो उसने कहा,
अच्छा, ये हिमांशी का परिवार तो मुझे दिल्ली का कोई बड़ा परिवार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे चौहान परिवार से भी कोई बड़ा परिवार है। लेकिन ठीक है, मुझे हिमांशी की इतनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये लकी। इससे पहले कि विराज अपनी बात खत्म कर पाता, केशव ने बीच में आते हुए कहा, विराज बना, वो फटीचर कोई इतना बड़ा रोरा नहीं है। वो तो एक मामूली सा पत्थर है जिससे आसानी से निपटा जा सकता है। लेकिन जब तक वो शिरीन के आसपास रहेगा ना, तब तक शिरीन तक पहुंच पाना मुश्किल है। विराज ने फिर से 2 मिनट के लिए कुछ सोचा और बोला, ठीक है, अब अगर शिरीन के पास पहुंच पाना इतना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मैं भी शिरीन के पास नहीं जाना चाहता हूं। यह सुनते ही केशव एक बार के लिए चौंक गया। उसने विराज की तरफ देखा और बोला, विराज बना, क्या आप शिरीन को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देना चाहते हो? विराज ने उसकी बात सुनी और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे ये बात याद आ रही थी कि जब वो उस दिन शिरीन से अपनी सगाई तोड़ रहा था तो काफी मुस्कुरा रही थी वो, और इसी बात का दर्द विराज के दिल में उठ रहा था। लेकिन आज उस दिन को याद करते हुए विराज को हंसी आ गई और उसने कहा, अरे नहीं यार, वो इतनी सुंदर चीज है, मैं कैसे कैसे उसे जाने दे सकता हूँ। लेकिन अब जब हमारा ये प्लान काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा प्लान ट्राई करेंगे। मैं शिरीन को पकड़ने के लिए किसी को भेजूंगा और जोर के दम पर ना उसे होटल में बुलाऊंगा। उसके बाद मैं वहां उसे कुछ नशीली दवा दे दूंगा। फिर उसके बाद उसके कमरे में जाऊंगा और मुझे उसके साथ जो भी करना होगा ना कर लूंगा। आज रात सब होने वाला है ये। अगली सुबह जब वो उठेगी ना तो उसे सिर्फ एक खाली बिस्तर और चादर से ढेर सारा लाल खून मिलेगा। केशव ने मुस्कुराते हुए देखा और फिर विराज की तरफ अपना अंगूठा दिखा दिया। फिर उसने कहा, विराज बना, लेकिन आप तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे ना? केशव सच में उसकी बात सुनकर घबरा गया। जब उसने सुना कि अब विराज सब कुछ अपनी तरह से अकेले ही करना चाह रहा था तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ धोखा हुआ। उसने विराज की तरफ देखते हुए फिर से अपना हाथ हिलाया और कहा, विराज बना, आप चाहो तो मैं फिर से कोशिश। नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। इस ओर ध्यान दो तुम, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। और साथ में इस चीज का वादा भी करता हूं कि अगर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ सहा है और तुम्हारा जो भी हाल हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, तो मैं इस कुर्बानी को खाली तो नहीं जाने दूंगा। इसकी भरपाई हर तरह से मैं करने की कोशिश करूंगा। बस तुम्हें मेरा एक और काम करना पड़ेगा। कैसा काम बना? तुम्हें ये नशीली दवाएं मेरे लिए मंगवानी होगी। बोलो, क्या तुम ये नशीली दवाएं मेरे लिए मंगवा पाओगे? केशव को ऐसा लग रहा था कि वो फिर से ठगा गया। उसने सोचा कि ये आदमी उससे दवा तो मंगवा रहा था, लेकिन इस बार सच में केशव उसके लिए दवा लेकर नहीं आना चाह रहा था। अगर वो उसे मना कर देता तो इसका खामियाजा उसे और उसके परिवार को भुगतना पड़ सकता था। बेकार में उसकी नजर में फांस नहीं होना चाहता था। हालांकि उसे ये करना तो बुरा लग रहा था, पर फिर भी उसने विराज की तरफ देखा और कहा, ठीक है बना, मैं ये काम कर दूंगा आपका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सब काम याद रहेगा और इसका मुझे फायदा मिलेगा। देखो, ये तो कहने की बात ही नहीं है, तुम्हें उन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने अपने बॉडीगार्ड भीम को देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास में इस बात की कोई जानकारी है कि इस वक्त शिरीन और लकी कहां पर है? भीम ने उसे देखा और कहा, बना, मुझे ऐसा मालूम है कि वो लोग अभी सिटी में कहीं पर हैं। वहां पर ढेर सारे होटल्स हैं, तो हमारे लोग भी वहीं पर हैं। ठीक है, तो फिर अभिराज को फोन करके बोलो कि ये काम हो जाना चाहिए। सारी डिटेल्स भेज दो और उसके बाद जैसे ही वो शिरीन को होटल में ले आए तो उससे कहो कि मुझे फोन करे। ठीक है बना, भीम ने कहा और अभिराज को फोन मिलाने के लिए होटल से बाहर आ गया। इधर लकी और शिरीन अभी भी सिटी में ही घूम रहे थे। पुरानी बनी दीवारें, मकानों, बाजारों और किलों को देखे जा रहे थे और लकी को यह सब काफी अच्छा लग रहा था। आसमान में अब अंधेरा होने को था, पर फिर भी वो लोग अभी तक घूम ही रहे थे। चलो, मुझे भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लकी ने कहा। ठीक है, शिरीन ने कहा। उसके हाथ में बहुत सा सामान था जो अभी उसने बाजार से खरीदा था और इतनी देर तक लकी के साथ घूमने के बाद उसे काफी मजा आ रहा था। वो लकी के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। वो ऐसे में खाना खाने के लिए सिटी में बने एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहां ढेर सारी खाने की दुकानें थी और उन पर अलग रंगों की लाइटें लगी थी। वो सब काफी सुंदर लग रहे थे। लकी और शिरीन एक होटल के अंदर दाखिल हो गए। वहां पर खाना खाने वाले लोगों को पहले से ही काफी भीड़ का सामना करना पड़ रहा था और बहुत से लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लकी और शिरीन का भी नंबर आया। वो लोग खाना खाने के लिए बैठे और फिर जल्द ही खाना खत्म कर लिया। अचानक से लकी ने देखा कि टेबल के कोने वाली टेबल पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बैठी थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे
और उसके चेहरे पर एक चमक सी नजर आ रही थी। वो सच में सुंदर लग रही थी और उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे इस बात का एहसास नहीं था। उसकी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे रुई और मलाई से बनी हुई हो। उस सफेद रंग की ड्रेस में वो परी से कम नजर नहीं आ रही थी। उसे देखकर कोई भी आसानी से उसका मुरीद हो सकता था। इधर शिरीन ने भी उसे उस दिशा में देखा जिस दिशा में लकी देख रहा था और फिर लकी से बोली, इतनी देर तक उस लड़की को मत देखते रहो, अच्छी बात नहीं है ये। शिरीन ने लकी से कहा। लकी ये बात सुनकर शर्म में पड़ गया और उसने कहा, नहीं मैं तो बस उसे। शिरीन को उसका ऐसा कच्चा पक्का सा जवाब सुनकर हंसी आ गई और उसने कहा, वैसे वो है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि जो उसे देख रहा है ना वो खुद कितना सुंदर है। शिरीन के मुंह से ये बात सुनकर लकी को फिर से शर्म आ गई और उसके गाल लाल हो गए। इसके बाद वो दोनों कुछ देर तक बात करते रहे और इतने में उस लड़की ने अपना खाने के लिए जो डिश मंगवा रखी थी वो आ गई। उस लड़की ने उसे खाना शुरू कर दिया। फिर जब लकी ने देखा कि वो औरत 40 साल के आसपास थी और काफी सुंदर नजर आ रही थी, ना सिर्फ लकी बल्कि सारे लोग जो वहां बैठे थे वो भी उसे काफी पसंद कर रहे थे और उसे देख रहे थे। उनमें से एक आदमी ने अपनी चॉपस्टिक से गलती से सिगरेट का बट उठाकर खा लिया था। बाद में जब उसे याद आया कि वो बट चबा रहा था तो उसने तुरंत उसे थूका और बाथरूम में चला गया। इधर लकी और शिरीन ने जैसे ही उसके साथ इस तरह की चीजें होती देखी तो उनके चेहरे पर तो हंसी आ गई। वो लोग फिर से अपने खाने में लग गए, लेकिन अचानक से जब उन्होंने देखा कि एक बार के बाद वो लोग वहां से उठकर जाने लगे तो ये चीज काफी अजीब नजर आ रही थी। इधर लकी देख रहा था। उसने देखा कि कई सारे वेटर्स कई सारे गेस्ट की टेबल के आसपास खड़े थे। लकी ने उनमें से एक टेबल की तरफ देखा और उसने पाया कि एक वेटर उस टेबल पर बैठे मेहमान से कुछ कह रहा था और फिर उसने सामने सिर झुकाने वाला था। इतने में वो गेस्ट वहां से उठा और बाहर चला गया। अब लकी का दिल और भी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। हाँ, वो इतना जरूर समझ गया था कि ये सब जो हो रहा था वो वेटर के कहने पर ही हो रहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था ये लकी की समझ से बाहर था। अब आगे क्या होने वाला था, क्या चल रहा था ये सब उस होटल में, और क्या जुड़ाव था इस चीज का लकी और शिरीन के साथ। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।